नमस्कार, क्वांटम मैकेनिक्स के सेकंड लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया। पिछले लेक्चर में बेसिकली हमने क्लासिकल और क्वांटम के बेसिक डिफरेंसेस को समझा। क्लासिकल जो मैकेनिक्स है वो मैक्रो वर्ल्ड के लिए है, क्वांटम हमारी माइक्रो वर्ल्ड के लिए है। जो हमारा क्लासिकल है उसमें न्यूटन के लॉज वैलिड होते हैं, क्वांटम में वैलिड नहीं होते। क्लासिकल में हम किसी एक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों साइमल्टेनियसली एग्जैक्टली मेज़र कर सकते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू होता है। फोर्थ, क्लासिकल मैकेनिक्स में जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूस फॉर्म में होती है और क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हमने क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में देखे। उसके बाद हमने देखा था फेलियर्स ऑफ क्लासिकल। ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई और उसको ठीक करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स को लाना पड़ा। पहला एग्जाम्पल था स्टेबिलिटी ऑफ एटम। हमने देखा कि एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल हमेशा एनर्जी रेडिएट करता है, तो जब एटम में वो पार्टिकल रोटेट करेगा, इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जब वो रोटेट करेगा तो एक्सेलरेट करेगा, तो एनर्जी लूज़ करेगा और फाइनली इट शुड कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब जो क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी थी उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है या कुछ उसमें सुधार की गुंजाइश है। नेक्स्ट हमने पढ़ा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम में हमने, यदि हम हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स को कंटिन्यूस मान लें तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें कोई भी लाइन दिखाई नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली बहुत सारी लाइंस विजिबल हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स कंटिन्यूस नहीं हैं बल्कि डिस्क्रीट हैं। ये प्रूव करता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के जो एजम्पशंस थे, जैसे कि कंटिन्यूस एनर्जी लेवल्स, वो सही नहीं है। हमें कुछ नई थ्योरी को यहाँ पे प्रपोज करना पड़ेगा। थर्ड एग्जांपल आज हम पढ़ेंगे टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा वही फेलियर्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इसमें दो एग्जाम्पल पढ़ने के बाद आज हम तीसरा एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एक्सपेरिमेंटल आउटकम को आप ध्यान से सुनिए। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एक्सपेरिमेंटल आउटकम को क्लासिकल मैकेनिक्स की एग्जिस्टिंग नॉलेज एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए हमें कुछ नया सोचना पड़ा। अब वो किस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इस डिटेल में जाने से पहले हम समझते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। देखिए, मेरे पढ़ाने के तरीके में हमेशा ऐसा रहेगा कि आपके टॉपिक के अंदर कोई अगर बेसिक चीज़ इंक्लूड हो रही है तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको एक बॉक्स बना के उसमें दूंगा और फिर वापस हम उसी टॉपिक पर आएंगे। तो यहाँ पर हमारे एक टॉपिक बीच में आ रहा है ब्लैक बॉडी का, उसको हम 2-4 मिनट में समझते हैं कि ब्लैक बॉडी होती क्या है। जब भी आपसे कोई पूछे कि ब्लैक बॉडी क्या होती है तो आपको दो चीज़ें बतानी हैं। एक, ब्लैक बॉडी परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है, और दूसरा आइडियल एमिटर है। अगर ये दोनों बातें आपने बता दी तो आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में सब कुछ बता दिया। अब हम समझते हैं कि इन दो टर्म्स का मतलब क्या है। परफेक्ट एब्जॉर्बर का मतलब है यदि आपके पास कोई
ब्लैक बॉडी कोई बॉडी है, यदि उसके ऊपर गिरने वाली सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब वो ब्लैक बॉडी है। नेक्स्ट है आपका आइडियल एमिटर। आइडियल एमिटर क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें दो बॉडीज़ कंसिडर करनी पड़ेंगी। एक नॉर्मल बॉडी है और एक ब्लैक बॉडी है। दोनों का टेम्परेचर T है। अब आपने थर्मोडायनेमिक्स में एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, अगर कोई बॉडी एक टेम्परेचर T पर है तो उस टेम्परेचर T के कॉरस्पॉन्डिंग वो डिफरेंट वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करती है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अगर कोई बॉडी एक टेम्परेचर T पर है तो वो उस टेम्परेचर T के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करती है। अब मान लीजिए कोई जो नॉर्मल बॉडी थी वो एक वेवलेंथ को एमिट कर रही है जिसकी की वेवलेंथ λ1 है, और λ1 वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी एमिट हो रही है वो है E1। ऐसे ही λ2 वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी एमिट हो रही होंगी जिनकी की एनर्जी होगी E2। ऐसे ही λ3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटी तक ये काम चलेगा। अब यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें एनर्जी वर्सेस लैम्डा का नॉर्मल बॉडी के लिए, एनर्जी वर्सेस लैम्डा का, यहाँ पर मान लीजिए λ1 की एनर्जी E1 है तो एक पॉइंट यहाँ आएगा, λ2 के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी E2 है तो एक पॉइंट यहाँ आएगा। ऐसे हम इन सब पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इस ग्राफ का मतलब समझने का प्रयास कीजिए। इसका मतलब है कि कोई एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर T पर है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट कर रही है। λ1 के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट की उसकी एनर्जी E1 थी, λ2 के लिए एनर्जी E2 थी। इस तरीके से प्लॉट किया तो ये ग्राफ इस तरीके से आया। अब सिमिलरली जब ब्लैक बॉडी टेम्परेचर T पर होगी वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करेगी और वो भी सारी वेवलेंथ्स के कॉरस्पॉन्डिंग λ1, λ2, λ3, 4 इन्फिनिटी तक सभी वेवलेंथ्स के लिए रेडिएशंस एमिट करेगी। पर यहाँ पर λ1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी एमिट होगी वो नॉर्मल बॉडी के कंपैरिजन में डिफरेंट होगी। वो होगी E1 डैश, E2 डैश, और यहाँ पर E1 डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन E1, E2 डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन E2 एंड सो ऑन। इस तरीके से जब हम सेम ग्राफ पे ब्लैक बॉडी के लिए प्लॉट करेंगे तो वो प्लॉट कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि वेवलेंथ λ1 के लिए जो एनर्जी E1 डैश होगी वो उससे हायर होगी, λ2 के लिए जो एनर्जी E2 डैश होगी वो हायर होगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं उनका एमिशन नॉर्मल बॉडी की तुलना में हमेशा ज़्यादा होगा, इसलिए उसको आइडियल एमिटर कहते हैं। जैसे कि इसको एक अगर साधारण भाषा में समझें, एक आइडियल स्टूडेंट है और एक नॉर्मल रियल स्टूडेंट है। आइडियल स्टूडेंट को हम मान लेते हैं कि वो 12 घंटे दिन में पढ़ता होगा, लेकिन रियल स्टूडेंट दिन में 5 या 6 घंटे पढ़ता होगा। इसका मतलब आइडियल वैल्यू हमेशा ज़्यादा है और जो रियल वैल्यू है वो हमेशा कम है। तो ब्लैक बॉडी का एमिशन हमेशा नॉर्मल बॉडी से ज़्यादा रहेगा, इसलिए उसको आइडियल एमिटर कहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको ब्लैक बॉडी की मिल गई। इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद हम वापस आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई? हमने देखा कि E बाय लैम्डा का कर्व कुछ
इस तरीके से बनता है। अब जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स है वो दो बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फर्स्ट क्या था, एक तो इस कर्व को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि यही कर्व क्यों बना, कोई पैराबोलिक स्ट्रेट लाइन इस तरह का क्यों नहीं बना। इस तरह की बात को हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दूसरी बात एक्सप्लेन ये नहीं कर पाई कि λ1 और λ2 इन दोनों वेवलेंथ्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी एमिट हो रही है वो डिफरेंट क्यों है। सभी वेवलेंथ्स के लिए यूनिफॉर्म एनर्जी एमिशन क्यों नहीं हो रहा। नॉन यूनिफॉर्म एनर्जी एमिशन फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, ये दो बातें हमारा जो क्लासिकल मैकेनिक्स की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थ्योरी आएगी जिसका नाम है ओल्ड क्वांटम थ्योरी, या यूं कहें प्लैंक क्वांटम थ्योरी। हमने ये समझ लिया कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देख लिए जहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो रही है, तो कोई नई थ्योरी प्रपोज करनी थी। तो नई थ्योरी प्रपोज की गई ओल्ड क्वांटम या फिर कहें प्लैंक क्वांटम देखिए सारी की सारी जो क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई है वो 1900 के बाद डेवलप हुई है। 1900 से पहले हम सारे जो अभी हमारी घटनाएं घट रही थी चारों तरफ उसको क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर एक्सप्लेन कर रहे थे। वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि हमारे आज 2020 है, 2020 से जस्ट 120 साल पहले तक जो थ्योरी हम आज पढ़ रहे हैं वो थी ही नहीं। तो इस बात की भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले अगले 100 साल में शायद क्वांटम मैकेनिक्स से भी कोई ज़्यादा रिफाइंड थ्योरी आ जाए। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट। खैर हम आगे बढ़ते हैं। ओल्ड क्वांटम थ्योरी और प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए उसी को एक्सप्लेन करेगी हमारी ओल्ड क्वांटम थ्योरी। लेकिन क्वांटम से पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए दो क्लासिकल थ्योरीज दी गई थी। एक का नाम था रे ली थ्योरी और दूसरा था वीन्स थ्योरी। रे ली ने जो मैथमेटिकल डेरिवेशंस किए थे उसके आधार पर E बाय लैम्डा का कर्व कुछ इस तरीके से आना चाहिए था, और जो वीन्स ने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किए थे, जो थ्योरी डेवलप की थी, उसके हिसाब से E बाय लैम्डा का कर्व कुछ इस तरीके से आना चाहिए था। लेकिन थर्ड जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था वो ये वाला ग्राफ था। तो आप खुद सोच के देखिए, एक्सपेरिमेंट के अनुसार ये ग्राफ बन रहा है और जो थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज़ के द्वारा वो ये ग्राफ प्रेडिक्ट कर रही हैं। इसका मतलब इन थ्योरीज़ में कहीं ना कहीं गड़बड़ है और हमें नई थ्योरी डेवलप करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो नई थ्योरी आई हमारी प्लैंक क्वांटम थ्योरी। बट
बिफोर प्लैंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वर considered as waves। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि प्लैंक के आने से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वेव कंसिडर किया जाता था। अब आप आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसी क्या होती हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर बीच टॉपिक में कहीं अगर कोई बेसिक सा टॉपिक आता है तो हम पहले उसकी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे और फिर वापस अपने टॉपिक पे आएंगे। तो प्लैंक थ्योरी पे आने से पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। कल हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि हमारा जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। एक ये पॉइंट आपको याद रखना है हमेशा कि एक मूविंग चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। सेकंड हमने पढ़ा क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के आधार पर कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कि अगर एक पार्टिकल एक्सेलरेशन में है, जैसे कि हमने देखा था कि बोर मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन सर्कल में चक्कर काट रहा था वो एक्सेलरेटिंग था, सो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को प्रोड्यूस कर रहा था। क्लियर है। अगर हम एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल की जगह अगर एक नया वर्ड रिप्लेस कर दें ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, तो आगे की सारी लाइन हमारी सेम रहेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, जैसे कि आप मान लीजिए एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जब ओसिलेट करता है तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम होती है, फिर ज़ीरो, फिर वापस मैक्सिमम, फिर इस साइड मैक्सिमम, इस साइड ज़ीरो। तो कहने का मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब वो एक्सेलरेटेड है एंड डायरेक्शन ऑफ दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ऑफ दैट ऑसिलेटिंग पार्टिकल। तो ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल को भी हम एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल बोल सकते हैं। क्लियर है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है जो हमने अभी एक थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल पढ़ा कि कोई बॉडी एट टेम्परेचर T इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करती है। इसके पीछे जो सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वो क्या है? हमने क्या कहा कि कोई भी बॉडी है, जैसे मेरी बॉडी है, अगर टेम्परेचर T है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट कर रही होगी। लेकिन वो कैसे कर रही होगी? वो मेरी बॉडी के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो ओसिलेट कर रहे होंगे। वैसे तो मेरी बॉडी चार्ज न्यूट्रल है, ओवरऑल बॉडी को देखेंगे, लेकिन अगर एक एटम है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साइड डिस्प्लेस हो गया तो डाइपोल बन गया। डाइपोल के कारण वो चार्ज एक लोकलाइज्ड फॉर्म में दिखता है और जब ओसिलेट करेगा तो उसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होंगी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, जब ब्लैक बॉडी या नॉर्मल बॉडी की रेडिएशन में बेसिक सोर्स क्या है कि उस बॉडी के अंदर प्रेजेंट चार्ज पार्टिकल्स जब ओसिलेट करते हैं तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पैदा होती हैं। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दें तो पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ी से ओसिलेट करेंगे, और ज़्यादा तेज़ी से ओसिलेट करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अब डिफरेंट तरह की होंगी। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसी एमिट होंगी, इसका डायरेक्ट संबंध किससे है? टेम्परेचर से। क्लियर है। तो इस बात को हमें समझना है
कि जो हमारा टेम्परेचर T पे कोई पार्टिकल कोई बॉडी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस करती है तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होता है। क्लियर है? इसके अलावा हमें एक फिफ्थ पॉइंट समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेव होती है वो कैसी दिखती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव किस तरीके से दिखती है। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ये है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो डायरेक्शन ये है, इसमें आपका यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा। अगर हम यहाँ से देखें, अगर आपकी तरफ एक वेव आ रही है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होगा और इस तरीके से वेव आगे बढ़ते हुई आपकी तरफ आएगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो E की वैल्यू होती है दैट इज ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन B। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में E और B ऑसिलेट हो रहे हैं उसमें E की वैल्यू B की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम B को एक बार हटा देते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका कि फॉर्मूला होता है मैथमेटिकल फार्मूला y इक्वल टू E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी। आपने देखा होगा कि जब भी आप वेव की इक्वेशन लिखते हैं, चाहे वो मैकेनिकल वेव हो या फिर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म हमेशा ऐसी ही रहती है। अगर आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैकेनिकल वेव से अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो हम विजुलाइज कर सकते हैं जैसे कि एक तालाब में पत्थर डालने से वेव ऑसिलेट करती है, जनरेट होती है, तो हमें लगता है कि वेव आगे जा रही है, मटेरियल आगे मूव कर रहा है पानी का, पर ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि जो वाटर पार्टिकल्स हम अपनी पोजीशंस पर ऑसिलेट करते हैं और उसके कारण हमें एक वेव जनरेट होती हुई दिखती है। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट करता है, उसके कारण एक वेव हमें आगे जाती हुई दिखाई देती है। क्लियर है? तो आप यहाँ पे वेव की जो नेचर है वो भी समझ गए और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी समझ गए। तो ये वो सारे बेसिक्स हैं जो आगे हमें प्लैंक थ्योरी को समझने में मदद करेंगे। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। अब आप देखिए, पहले हम समझते हैं कि बिफोर प्लैंक किस तरह के एजम्पशंस थे और प्लैंक के टाइम पे किस तरह के एजम्पशंस थे। हमने कहा कि बिफोर प्लैंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वर कंसीडर्ड एज वेव्स। जैसा कि हमने इस पूरे डिस्कशन में समझा भी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव्स होती हैं, तो यहाँ पर पहले ये समझा जाता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स। दूसरी बात समझी जाती थी कि जो एनर्जी एमिशन है वो कंटिन्यूस है। आप खुद समझ के देखिए, एक टेम्परेचर T पर
एक कोई बॉडी है, उसके अंदर आपके चार्ज पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे होंगे, उन ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही होंगी। तो वेव का जो नेचर है वो तो कंटिन्यूस है, अगर पार्टिकल लगातार ऑसिलेट कर रहा है, लगातार वेव निकल रही है, इसका मतलब लगातार एनर्जी भी एमिट हो रही है। ये प्लैंक से पहले के एजम्पशंस थे, पर इन दोनों एजम्पशन से ना तो ये कर्व एक्सप्लेन हो पाया और ना ही ये एक्सप्लेन हो पाया कि डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट एनर्जी एमिट क्यों हो रही है, सभी वेवलेंथ्स के लिए सेम एनर्जी एमिट क्यों नहीं हो रही। ये दोनों बातें यहाँ पर नहीं समझ में आई। तो अब प्लैंक की थ्योरी इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करती है वो देखते हैं। प्लैंक ने बोला कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, वो आपकी एनर्जी वेव्स के फॉर्म में न एमिट करके डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में रिलीज कर रहा है। देखिए, ये जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसने पूरे फिजिक्स को रिवोल्यूशनाइज कर दिया कि एक जो आपकी बॉडी में चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, उससे पहले हमने कहा था कि ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल इज जनरेटिंग वेव्स। अब प्लैंक ने बोला कि ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल वेव्स नहीं बल्कि डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स को रिलीज कर रहा है, जिनका नाम क्या है, फोटोन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना होके क्या है, डिस्क्रीट पैकेट्स हैं। अगर डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स होंगे तो एनर्जी कंटिन्यूस ना होके अब क्या हो जाएगी, डिस्क्रीट एमिशन ऑफ एनर्जी एमिशन विल बी डिस्क्रीट, एनर्जी एमिशन इज डिस्क्रीट। क्लियर है? अब इस फोटोन, इस एजम्पशन को मानने के बाद कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव न एमिट करके फोटोन एमिट करती हैं, एक तो एजम्पशन ये। दूसरा, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स अगर आपको ध्यान में नहीं है तो ये आपके बीएससी के 4th सेम में स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स जहाँ है वहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं, वहाँ का कॉन्सेप्ट है। आप अभी फ़िलहाल के लिए मान लीजिए कि ये एक रिगरस मैथमेटिक्स है जिसमें हमने फोटोन के कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट किया है। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को इनकॉर्पोरेट करने के बाद जो इक्वेशन आती है E/λ की, वो आती है आपकी E λ d λ या E λ इज इक्वल्स टू 8 पाई hc लैम्डा की पावर 5 1 बाई e टू द पावर hc लैम्डा के बी टी -1। इन दोनों को एज्यूम करने के बाद और मैथमेटिक्स बहुत सारा करने के बाद हमारी किस लैम्डा के लिए कितनी एनर्जी एमिट हो रही है उसके लिए ये एक्सप्रेशन निकल के आता है। और जब हम इस E/λ के कर्व को इस पर प्लॉट करते हैं तो ये एग्जैक्टली इस थर्ड वाले एक्सपेरिमेंटल कर्व को फॉलो करता है। इसलिए प्लैंक ने जो नई थ्योरी दी
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव्स न होके फोटॉन्स हैं, वो थ्योरी हमें सही दिखती हुई नज़र आती है। तो इसका मतलब प्लैंक की जो नई थ्योरी है उसने क्लासिकल मैकेनिक्स में जो गलतियाँ या जो कमियाँ रह गई थी उसको इम्प्रूव करके इस ग्राफ को एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल कर्व से मैच करा दिया। अब हम प्लैंक से पहले और प्लैंक के बाद को अगर थोड़ा सा पिक्चर वाइज अगर देखना चाहें तो इस तरीके से होगा कि प्लैंक से पहले क्या था, ब्लैक बॉडी वेव्स एमिट कर रही थी एट टेम्परेचर T, और प्लैंक के बाद एट टेम्परेचर T बॉडी इज नॉट रिलीजिंग वेव्स बट रिलीजिंग फोटॉन्स, डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स। अब आप देखिए जिस फ्रीक्वेंसी से फोटोन रिलीज हो रहे हैं, मान लीजिए न्यू फ्रीक्वेंसी से, तो उस एनर्जी पैकेट की जो एनर्जी होगी फोटोन की वो हो जाएगी h न्यू। फिलहाल के लिए आपको याद रखना है ये कि अगर एक कोई पार्टिकल, कोई बॉडी एट टेम्परेचर T पर है, फोटॉन्स एमिट कर रही है न्यू फ्रीक्वेंसी से, तो उस फ्रीक्वेंसी, उस पर्टिकुलर फोटोन की जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी h न्यू। और यहाँ पर h की वैल्यू क्या है, h इक्वल टू 6.6225 10⁻³ जूल पर सेकेंड। जूल सेकेंड आई थिंक, आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, h की वैल्यू यही शायद होती है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। अब हमने ये समझ लिया कि प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कैसे एक्सप्लेन किया। इसके अलावा शायद इस टॉपिक में कुछ बचा नहीं है। अगर आप फ्रीक्वेंसी के बारे में समझना चाहते हैं तो आपको मैं छोटा सा समझाता हूँ। अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, अगर इसने एक साइकिल कंप्लीट की, अगर वेव फॉर्म में देखेंगे तो वो एक वेव जनरेट कर चुका होगा। अगर उसने 2 साइकिल्स कंप्लीट कर ली हैं तो वो 2 वेव्स जनरेट कर चुका होगा। सिमिलरली अगर फोटोन की पिक्चर में देखें, एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद एक फोटोन जनरेट हो जाता है। सिमिलरली 2 बार ऑसिलेशंस होने के बाद दूसरा फोटोन। फ्रीक्वेंसी का बेसिक मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में जितने साइकिल्स कंप्लीट होंगे उतने वेव निकलेंगे, और एक सेकंड में जितने ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगे उतने फोटोन निकलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि दिस वन वेवलेंथ इज इक्विवेलेंट टू दिस फोटोन। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे एनर्जी कंटिन्यूस है और यहाँ पे एनर्जी डिस्क्रीट है। आई थिंक आपको क्लियर है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और देखना चाहें तो वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। फोटोन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। पहला है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो एनर्जी हो जाएगी उसकी h न्यू, ये हमने पहले देख लिया। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और हैं फोटोन की। दूसरा है कि वो मासलेस होता है, एंड थर्ड इज चार्जलेस। तो फोटोन आपका एनर्जी h न्यू, मासलेस और चार्जलेस, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं फोटोन की। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक यू वेरी मच।